आज पकड़ी गई है बात कि गारंटर नवाज शरीफ के हैं कौन। आज पकड़ी गई है बात कि गारंटर्स आ कहां से रहे हैं। आज पकड़ी गई है बात कि किस शहर में आ रहे हैं, और आज पकड़ी गई है बात कि वो वहाँ कहाँ जा रहे हैं वहाँ से निकल के। फ्लाइट नंबर 6 आती है सीरीज़ में, छठी फ्लाइट। चलती कहाँ से है? बरतानिया से। बरतानिया में कहाँ से? ये जहाज़ मार्शल आइलैंड में रजिस्टर्ड एक कंपनी का जहाज़ है। मालिक कौन है मुझे नहीं पता अभी। वहाँ से उठता है, उठ के आता है। जो 3 सड़कें हैं वो सीधी मेरे गांव से आती हैं और जाती हैं। इंशाअल्लाह जहाँ से भी आएगा अडयाले ही जाएगा, उससे पहले नहीं रुकने देंगे इसको इंशाअल्लाह कानून की नज़र से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप वीलॉग नंबर 380 ज़रा देख लीजिएगा, ये गुफ्तगू मैं उसके हवाले से। आज पकड़ी गई है बात कि गारंटर नवाज शरीफ के हैं कौन। आज पकड़ी गई है बात कि गारंटर्स आ कहाँ से रहे हैं। आज पकड़ी गई है बात कि किस शहर में आ रहे हैं, और आज पकड़ी गई है बात कि वो वहाँ कहाँ जा रहे हैं वहाँ से निकल के। ये फ्लाइट नंबर 6 है। फ्लाइट नंबर 6 आती है सीरीज़ में, छठी फ्लाइट। चलती कहाँ से है? बरतानिया से। बरतानिया में कहाँ से? ये जहाज़ मार्शल आइलैंड में रजिस्टर्ड एक कंपनी का जहाज़ है। मालिक कौन है मुझे नहीं पता अभी। वहाँ से उठता है, उठ के आता है दक्कन हैदराबाद, वो हमारी रियासत है, पाकिस्तान के साथ उसने इल्हाक किया। इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो उसी तरह से ही चलेगा तारीख में भी और अक़वाम मुत्तहिदा में भी। उतरता कहाँ है? कराची एयरपोर्ट। वीलॉग 380 ज़रूर देखें। पूरी कहानी आज मैं खोल के रखता हूँ आपके सामने। कहा था जब मालूमात पूरी हो जाएंगी तो मैं बताऊँगा। मुसाफिर कौन है किसी को मालूम नहीं है। जहाज छोटा है जी नहीं, एयर जेट है जी नहीं, क्या है? मुसाफिर बरदार LR लॉन्ग रेंज जदीद तरीन तैयारा है। उसमें 300 मुसाफिर आते हैं, 250 मुसाफिर आते हैं। मुझे कैपेसिटी तो मैंने नहीं अंदर से देखी, लेकिन इन्फॉर्मेशन जितनी भी है मैं सारी आपको डायरेक्टली दे रहा हूँ। ऑथेंटिक है, जो जुबानी कलामी वाली नहीं। कहाँ आता है? कराची एयरपोर्ट के ऊपर। कराची एयरपोर्ट पे क्या है? 12 लोग उसके इंतज़ार में खड़े हैं। 1 2 10 12 सवार होते हैं। जहाज़ उड़ जाता है। इस दौरान कुछ लोगों ने उसकी फुटेज कैप्चर कर ली। ये इमेच्योर जो स्मार्टफोन वाले हैं, शाबाश है इनको भी। नतीजा ये निकला कि पहली दफ़ा फ्लाइट नंबर 6 के बारे में जो पाकिस्तान एविएशन अथॉरिटी है उसको बोलना पड़ गया। लेकिन वो बोला क्या, ज़रा गौर से सुनिएगा। वो कहते हैं कि दक्कन से एक जहाज़ उड़ा इंडिया का। वो जहाज़ कराची में उतरा। वो जहाज़ ना ख़ास था ना VIP था। वो जहाज़ क्या था फिर बताएं ना ज़रा। इसके बारे में वो खामोश हैं। और उससे पहले वो जहाज़ रजिस्टर्ड कहाँ है मैंने आपको बता दिया, मार्शल आइलैंड में, UK बरतानिया के अंदर। कराची में उतरने के बाद वो 12 लोग कौन है जो उसमें पिछले किसी जहाज़ से आके उतारे गए थे। यहाँ उन्होंने क्या कार्रवाई की, पाकिस्तान के किस किस शहर में गए, पाकिस्तान की किस शख्सियत से मिले, पाकिस्तान के वाले उसकी क्या गुफ्तगुएं हुई। खामोश, सकूते मर्ग है और हम हैं दोस्तों। अगला इसका नुक्ता, वो 12 लोग, उनकी आइडेंटिटी कौन से क्यों छुपाई जा रही है? 6 फ्लाइट्स नहीं आई तो कह देना नहीं आई, लोग गलत कह रहे हैं, हम कहेंगे सॉरी नहीं आई। इंडिया से नहीं आई तो कह दें, लोग फिर कहेंगे सॉरी। ये रिपोर्टेड है सारा। फिर वो जो 12 लोग थे वो कितना अरसा पाकिस्तान में ठहरे?
वो पाकिस्तान की किस जगह पे ठहरे ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, और उनकी किसके साथ मुलाकात में क्या गुफ्तगू हुई ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या हम गुलाम हैं कि हमें कोई ये भी ना बताए कि एक एलियन मुल्क से या हॉस्टाइल मुल्क से फ्लाइट्स आ रही हैं, क्या करने आ रहे हैं लोग उसके अंदर बैठे हुए, इतना बड़ा जहाज है उसके अंदर क्या रख के ले जाया गया है, और इतना बड़ा जहाज है उसने रख के क्या उतारा है वहाँ से, और ये 12 लोग, अगली जो कन्फर्मेशन उन्होंने की है कि वो जहाज़ उड़ गया, क्या ज़बरदस्त किस्म की, यानी इससे ज़्यादा मजबूत तो कोई सिविल एविएशन अथॉरिटी दुनिया में नहीं हो सकती जो अपनी कौम को ये नहीं बता सकती कि वो जहाज़ जब उड़ा उसमें जो लोग बैठे, उसमें से जो सामान उतरा, उसकी परमिशन किसके हवाले से, वो कहाँ से, वो कहते हैं चार्टर्ड तैयारा भी नहीं, आखिरी बात मैं बताने लगा हूँ। तो फिर ये क्या था, ये सारे गारंटोर्स हैं, आते हैं कहाँ से, जाहिर है नवाज शरीफ के यार हैं जिनके बारे में आप लोग नारे मारते रहते हैं, अगला लफ्ज़ मैं नहीं कहता, नवाज शरीफ के यार आते हैं, उनके लिए एक एयर स्पेस का पहले सवाल उठा था क्योंकि एक स्पॉन्सर कर दिया हमने कोई कि पाकिस्तान के रास्ते गुजर के कोई जाए अमेरिका की कोई चीज़, उस पर भी अभी तक किसी तरह से कोई जवाब नहीं दिया गया वजारत दिफा की तरफ से। ये एक नया आ गया कि नवाज शरीफ के लिए यूके, दक्कन, कराची ये एयर कॉरिडोर है, एयर स्पेस के अंदर यूके, दक्कन, कराची, फिर यहाँ से किधर वो जाते हैं ये मालूम नहीं है, लाते क्या है जानने की जरूरत ही नहीं है। गुलामों को कौन बताता है, और गुलाम कहाँ बताते हैं हुक्मरान, हम गुलाम नहीं हैं इसलिए हमें बताना पड़ेगा। अगली बात, डिज़ाइन क्या है, एहसान नहीं कर रहे, कुछ पेड कंटेंट वाले लिफाफे वाले लगे हैं, और वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब वापस आ जाएंगे, उनके मुंह पे पड़ा है अंडा, वो भी नून लीग का अंडा, और उस अंडे में से आवाज़ क्या निकलती है, अंडे ने आवाज़ निकाली, उसने कहा कि पहले कानून साजी होगी, फिर कानून साजी के बाद नवाज शरीफ साहब की सज़ा माफ़ होगी, और सज़ा की माफ़ी के बाद नवाज शरीफ पाकिस्तान आएगा। अब इसमें से जो अंडे में से दूसरा बच्चा निकलता है वो मैं उसको आपके सामने पेश करता हूँ, बच्चा कौन है वो, वैसे वो हाथ लगाने के काबिल भी बच्चा नहीं होगा। चाहते ये हैं कि किसी तरीके से 2/3 मेजॉरिटी जैली इलेक्शन के जरिए से कुछ इस्तीफे करवा के कुछ रोक के, लेकिन वो ब्लफ कॉल किया है इमरान खान ने कि उन्होंने कहा मैं सारे जगह मैं इलेक्शन खुद लड़ूंगा। अब हुआ क्या कि उस तरीके से करके फिर पाकिस्तान के आइन में और अदलिया के ऊपर एक और तरह की पाबंदी और कदगन लगाई जाए कि वो जो मर्जी आप फैसला करें हम उसको उड़ा के रख देंगे जाली असेंबली के जरिए से, उस पर भी साइफर का अटैक करेंगे हम, और उस पर भी हम रजीम चेंज वाला जो है वो डिसीजन चेंज का हम एक अदर ऊपर से मारेंगे प्रेडेटर जो आके सही निशाने पे लगेगा। दिस इज द प्लान। अब एक और साहब बोलते हैं, वो क्या कहते हैं, ये भी नून लीग के अंदर से आवाज आई है, और ये आम लोग नहीं है नून लीग के, ये बिरयानी की प्लेट खाने वाले नहीं है, ये पूरा मुल्क खाने वाले बोल रहे हैं। वो कहता है कि पहले नवाज शरीफ साहब अदालत के सामने पेश होंगे। एक और बोलता है, वो कहता है सवाल ही पैदा नहीं होता इन अदालतों के सामने हम पेश होने के लिए तैयार नहीं। जाहिर है ये बात अगर कोई बंदा PTI से कहता तो उसी तरह जिस तरह इस वक्त एक आदमी सिंगल आउट करके पूरी इंपोर्टेंट गवर्नमेंट उसके पीछे लगी हुई है, और बाकी जिन्होंने 1000 गुना उससे ज़्यादा कुछ कहा हुआ है वो सारे के सारे गवर्नमेंट के अंदर बैठे हुए हैं। ये पहली कहानी है, इसका अंजाम मैं आपको बहुत जल्द, आखिरी अंजाम, लेकिन मैं इस कहानी का जो कहते हैं ना देयर इज अ मोरल ऑफ एवरी स्टोरी, उसका जो नतीजा है वो मैं आपको निकाल के अभी बता देता हूँ, लेकिन आखिरी अंजाम मैं आपको थोड़ा सा और काम करने के बाद बताऊँगा, इन्फॉर्मेशन और मैंने लोगों का इकट्ठे कर मेरे लिए। अंजाम इसका ये है कि इलेक्शन आ रहे हैं, उसके हामी अगर इतने थे घटते 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 वापस आने वाले के हामी इतने रह गए। और इस पर मेरा लास्ट कमेंट ये है कि वहाँ उसकी सारी अपीलें रद्द हो गई हैं, सितंबर में उसको बरतानिया छोड़ना पड़ेगा, और हो सकता है कि बरतानिया से वो स्विट्ज़रलैंड चला जाए, हो सकता है बरतानिया से वो किसी और मुल्क में चला जाए। यहाँ वापस आया तो इंशाअल्लाह उसने लैंड करना है पंजाब में,
तो अब ये भी तजवीज़ उन्होंने दिया कि पंजाब की बजाय इस्लामाबाद में लैंड करें। पिंडी इस्लामाबाद में कोई फ़र्क नहीं है। इसके जो 3 सड़कें हैं वो सीधी मेरे गांव से आती हैं और जाती हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ जहाँ से भी आएगा अडियाले ही जाएगा, उससे पहले नहीं रुकने देंगे इसको इंशाअल्लाह, कानून की नज़र से और कानून की मदद से। अब दूसरे पे ज़रा आ जाइए। आपने ये सुना हुआ है गुड कॉप बैड कॉप, आपने सुना हुआ है अच्छे तालिबान बुरे तालिबान, आपने सुना हुआ है अच्छे दहशतगर्द बुरे वहशतगर्द, आपने सुना हुआ है अच्छे लफाफियाँ लफाफी बुरे सहाफ़ी एंकर। लेकिन आपने कभी ये भी सुना कि गुड ठग और बैड ठग? कहानी इस तरह से है कि फिर पेट्रोल की कीमत बढ़ी है और पिछले 3 हफ्ते में 2 दफ़ा पेट्रोल की कीमत बढ़ चुकी है। और चीज़ों की तरफ लगा के पूरा मीडिया और पेड कंटेंट वालों को इतना शोर डालो कि लोग भूल ही जाएंगे कोई महंगाई भी हो रही है मुल्क में। पेट्रोल की कीमतें सारी दुनिया में फिर कम हुई हैं और पेट्रोल की कीमतें सारी दुनिया में कम होने के बाद पाकिस्तान में 2 दफ़ा नहीं बल्कि 4 दफ़ा उनमें इजाफा हो चुका है। और इजाफा भी इस तरह नहीं होता कि कुछ 70 पैसे का इजाफा हो गया और एक रुपया 70 पैसे की रियायत मिल गई। वो इमरान खान ही कर सकता था कि वो कैलकुलेट करके, और इमरान खान नाम ही करता था समरी पे। अब जो कहानी खुली है उसके 3 पहलू हैं। इससे बड़े ठग बनारसी ठग भी नहीं थे जो इस वक्त रजीम चेंज के जरिए से लोग उठाए गए। एक बोलती है, वो ये कहती है कि मैं वो सरदार है उनकी, वो ये कहती है, मैं अब फूलन देवी तो कह नहीं सकता, वो पाकिस्तान से थी नहीं, वो ये कहती है कि मेरे अब्बा जी जब उन्होंने सुना कि तेल की कीमत बढ़ रही है तो वो उठ के रुखसत हो गए। लोग बड़े खुश हुए कि चलिए हतमी तौर पे रुखसत तो हुए। फिर उसने कहा कि मीटिंग से रुखसत हुए। फिर लोग खुश हो गए कि रुखसत हुए और सीधे रुखसत लेके पाकिस्तान की तरफ आ रहे हैं। पता लगता है वो चोरी के पैसों वाले एक घर से निकले, चोरी और ठगी के पैसों वाले दूसरे फ्लैट में वो चले गए। किया क्या उसने, ये किसको बता रहे हो? उसी की मदद से और ये सिटीज एंड अकानीज एंड अमरीकीज ऑल पुट टुगेदर, उनकी मदद से तो वो बरसर इक़्तिदार आया उसका भाई। और जब वो जाता है उसको मिलने के लिए इक़्तिदार में आने के बाद, तो जिस तरह दोनों मिलते हैं वो बिल्कुल इसी तरह से मिलते हैं जिस तरह किसी खेत में क्या मिलता है, मैं आगे नहीं कह सकता, छोड़ देता हूँ। इसका जो दूसरा पहलू है वो ये है कि फिर जो उनका मुफ्ती है वो कोकोमो वाला, वो ये कहता है कि ये तो प्राइम मिनिस्टर साहब के दस्तखतों के बगैर हम कुछ कर ही नहीं सकते और मेरी हमदर्दियां आवाम के साथ हैं। तुम पे 3 अरब 3 जमा 3 अरब और उसके ऊपर भी अरब। किसको बता रहे हो तुम गुड ठग बैड ठग कि तुम बड़े हमदर्द हो? इस्तीफा दो ना, कितना टाइम लगता है, छोड़ दो ना, शर्म करो ना, चुल्लू भर लो। और उसका नतीजा ये है कि आवाम का बुरा हाल हो गया है और पेट्रोलियम कीमतें दुनिया में ज़मीन पे गिर गई हैं, हमारी मैशत गिरी हुई है। दुनिया में पेट्रोलियम की जो रियायत है वो आसमान पे चली गई है, हमारी महंगाई पेट्रोलियम की और बाकी महंगाई भी आसमान पे चली गई है। मुझे एक बड़ा डिफरेंट किस्म का तजर्बा हुआ। मैं जब उस घर में दाखिल हुआ तो जो पहले मलिक ज़फ़र इकबाल आवान साहब थे, तो वो मेरे शनासा थे। तो उन्होंने कहा कि 2002 के इलेक्शन में इस्लामाबाद में, ये मुशर्रफ का दौर था, मैंने आपका जलसा कराया था, ये सामने स्कूल का ग्राउंड है इसमें। उनकी बेगम साहबा आई तो वो कहने लगी कि आपकी बेगम और बेटी आई थी, एक जलसा मैंने ख़वातीन का कराया था इसी ग्राउंड में, उसमें उन्होंने खिताब किया था। और मुझे वो कहते हैं ना, जिस तरह से इस तरह लगा कि कोई पता नहीं क्या लोग हैं ये, इस दुनिया के बासी हैं। वो अपनी बिपता सुना ही नहीं रहे मुझे। उनको सिर्फ और सिर्फ जो उनके घर में आया है उसके आने से और अपने एक दुनिया है उनकी, उसमें से वो नहीं बाहर निकलते। मैं इसीलिए कहता हूँ, हमेशा कहता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से कभी कोई बुरा वक्त नहीं आता, किसी पे भी नहीं आता। 2 तरह के वक्त होते हैं, अच्छा वक्त और कम अच्छा वक्त। ये आज एक लेक्चर में मैंने फिर मेरे ख्याल में 1000वीं दफ़ा ये दोहराया, और इसको फैलाइए, इसको लोगों तक पहुंचाइए कि अल्लाह ताला ने कुरान हकीम में इरशाद फरमाया हुआ है कि जब इन पे अच्छा वक्त होता है कहते हैं हमारी कारीगरी है। मैं देसी लफ्ज़ों में तर्जुमा कर रहा हूँ
तर्जुमा लेकिन यही है। और जब बुरा वक्त आता है कहते हैं अल्लाह की जानिब से है। अल्लाह की जानिब से कितना भी जो इनायतें हैं वो गिनना शुरू करें ना, जिसको लोग बुरा वक्त कहते हैं, तो वो ज़िंदगी से बड़ी तो कोई इनायत नहीं है, आँखों से बड़ी तो कोई नवाजिश कोई नहीं है, और टांगों से ज़्यादा, जहन से ज़्यादा, और रोटी खाना और उसका जायका महसूस करना, इससे बड़ी अता कोई नहीं है। तो इसलिए अच्छा वक्त और कम अच्छा वक्त, उन पर जब कम अच्छा वक्त आया तो ये था कि उनकी एक मासूम पोती इजहार, जो डॉक्टर शहबाज गिल के असिस्टेंट हैं, उनकी बेटी 10 माह की, उसका नाम है आयत। आयत निशानी को कहते हैं। क्या वो बच्ची है, आप हैरान हो जाएंगे उसका कॉन्फिडेंस देख के। वो मुझे उसने मुझे देखा कि मैं उनके माम बाप से और उनके ग्रैंड पेरेंट्स से मैं बात कर रहा हूँ, तो ग्रैंड पेरेंट में से किसी ने या माँ में से किसी ने कहा कि हाथ में लाओगे, तो उसने मेरी उंगली, ज़ाहिर है वो हाथ उसका पूरा इतना सा है, तो उंगली पकड़ के उसने मुझसे हाथ में ला लिया। फिर मुझे उन्होंने कोई कोल्ड ड्रिंक रखा हुआ था, तो वो किसी ने खोलना शुरू किया, तो वो थोड़ी सी उधर मछली, मैंने वो पकड़ के उसको पिलाना शुरू किया, जैसा पता नहीं कितनी पहचान कितने ज़माने से है। इस बच्ची को उन्होंने भेजा है जो आप देख रहे हैं थाने। इस बच्ची की माँ को, वो ख़ुद भी बच्ची है, को मेरे ख्याल में ज़्यादा से ज़्यादा 24-25 साल की, जिस यंग मदर, उस यंग मदरहुड समेत और सकलिंग बेबी समेत इन्होंने रात अडयाला में रखा है। सना खान तकदीस मशरिक़ कहाँ हैं, बाकी बातें कल। खुश रहिए, पाकिस्तान पाइंदाबाद।